अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं आपके जाने-पहचाने आपके फ़ेवरेट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आरजू जी। और सर आज हम बात करेंगे, बल्कि ये एक न्यूज़ आपने ही मुझे भेजी भी थी। अगर उस पे हम बात करें कि इंडिया के लिए जो बात की जा रही है कि इंडिया अमंग टॉप नेशंस इन इनकम इक्वालिटी, ये जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। क्या कहेंगे आपके कहाँ तक जो है, खैर बात तो आप यही कहेंगे कि हाँ सही बात है, सच्ची बात है, लेकिन किस तरह से जो है वो मैनेज किया है इस चीज को भारत में, आप क्या कहेंगे? देखिए, लीडरशिप का कमाल है ये सब। जब ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है दीज आर ऑल पॉलिसी ड्रिवन, कि आपका जो नेतृत्व है, जो आपका लीडरशिप है, जो इन पॉलिसीज को बना रहा है और इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो कितना इक्वल है। अगर मान लीजिए बनाने वाला महिलाओं के प्रति या दूसरे और जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी में उनके प्रति वो थोड़ा उदासीन रुख रखता है या थोड़ा बायस रुख रखता है, तो वो इस तरीके के फिर जो आपको देखने को मिलते हैं उदाहरण, या इस तरीके का जो रिजल्ट है वो नहीं दिखता समाज में। तो ये एक बहुत बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और मैं देखिए, हमेशा से ये जो इंडेक्सेस आते रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, मैं उनका कभी बहुत बड़ा फैन नहीं रहा एवर सिंस माय चाइल्डहुड। उसका रीजन है कि मुझे पता है ये पैरामीटर्स को अपनी सुविधा से बनाते हैं। ये पैरामीटर्स में कई चीजें ऐसी होती है जिनको कंसिडर में नहीं रखते। लेकिन फिलहाल हैविंग सेड दैट, ये जो आई है रिपोर्ट, उसको आपके दर्शकों को बता दिया जाए कि ये इंडिया में जो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, जो रिलीज किया गया है डेटा, वो वर्ल्ड बैंक का है, इसलिए थोड़ी इसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो ज्यादा है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। सो उसमें GINI इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है 25.5, और ये जो है फोर्थ इसने रैंक किया है इन द इनकम इक्वलिटी। ठीक है ना। अब इनकम इक्वलिटी को आप ऐसे समझ लें कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत से ऐसे वेस्ट की कंट्रीज हैं, वो ये नहीं जानते कि भैया वो जो फीमेल और मेल के जो रेशियो है पेमेंट में, बहुत ज्यादा उसमें अंतर होता है। ठीक है ना। सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप कह लें पॉपुलेशन के अंदर में, तो इसको देखते हुए ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ना सिर्फ मेन एंड वुमेन के बीच में, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द जो सोसाइटीज है उनके बीच में भी इक्वलिटी इंडिया अचीव कर रहा है। जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो फैक्टर्स होते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद सोसाइटी में जो रूरल अर्बन का डिवाइड है, ठीक है ना, उसको भी कंसीडर में किया जाता है। एजुकेशन का जो जो डिफरेंसेस है, जॉब एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आपको कंसीडरेशन में लिया जाता है। और इसको कंपेयर करने के लिए ना, जो गिनी कोफिशिएंट, GINI कोफिशिएंट कहते हैं, उसको यूज किया जाता है विद लॉरेंज कर्व, जिससे ये पता चलता है कि इनकम इक्वलिटी क्या है। ठीक है ना। और इस ज्यादातर जो चीजें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं वो है पॉलिसी इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो इसको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी जो पॉलिसियां रही हैं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने के लिए। क्योंकि वो तो RSS के जो ये फिलॉसफी है कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज में, उस तक राज की सारी जो वेलफेयर स्कीम है वो पहुंचना चाहिए। अंत्योदय योजना जिसको वो कहते हैं, तो अंत्योदय जिसको वो कहते हैं, तो अंत्योदय के अंतर्गत में जो अंतिम व्यक्ति पहुंचता है समाज में, उस तक पहुंचे, उसके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो उसका ये रिजल्ट है भारत की ये चौथी रैंकिंग। पहले जो 3 कंट्री है वो है बेलारूस, वो है स्लोवेनिया, वो है स्लोवाक रिपब्लिक। तो इट्स अ गुड न्यूज, क्योंकि इंडिया कई कंट्रीज से इसमें आगे है, जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और भी G7 और G20 के कंट्रीज हैं उनसे बहुत ज्यादा आगे। जी। लेकिन सर ये चीज जो है आपके ख्याल से
जितनी काबिलियत हो, यानी जो क्वालिफिकेशन है या जो काम जितना आता हो किसी को, क्वालिफिकेशन भी मैं डिग्री वाली की बात नहीं कर रही हूँ कि डिग्री तो कोई भी ले लेता है, लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो काम करना आता है या नहीं, उसके ऊपर इसका फैसला होना चाहिए ना कि किसी के क्या पेमेंट है या किसी की क्या सैलरी है। क्योंकि कई बार इसकी बात नहीं होती कि लेडीज है या जेंट्स या मेल फीमेल का, लेकिन ये कि काम करना किसको आता है वो डिपेंड करता है ना। देखिए, ये तो अगर आप पूछेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट का जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने या मोदी जी के आने के बाद से, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने 171 यानी 171 मिलियन पीपल यानी कि 17 करोड़ लोगों को आज तक वो निकाल चुके हैं बाहर। आप समझ रही हैं? विच इज़ अ ह्यूज नंबर कि अगर आप 17 मिलियन लोगों को 170 मिलियन लोगों को अगर आप गरीब से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से आप निकाल लें बाहर, इट्स अ ह्यूज नंबर। सिर्फ 10 साल में 17 करोड़ लोग, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप 17 करोड़ को 10 से भी डिवाइड कर दे तो 1.7 करोड़ फैमिलीज हो जाती है, 17 लाख फैमिलीज हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके लिए पूरा उनको उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी से इतने लोगों को निकाल लेना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप इंडिया में अगर आप पॉवर्टी रेट देख लें तो वो भी बहुत तेजी से नीचे गया। 16.2 हुआ करता था 2011 में, आज वो 2.3% है गरीबी की दर। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, आप समझ रही हैं भारत ने जो किया है। तो इसके लिए आप, अब मैं बार बार कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को ही श्रेय देना चाहिए। उनका जनधन अकाउंट है, अब आप अगर लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दें, उनको फाइनेंशियल एक्सेस दे दें कि उनके पैसे जो सरकार देती है गरीबों तक उसमें लीक ना हो, वो ट्रांसपेरेंसी के द्वारा उनके अकाउंट तक पहुंच जाए। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट मान लीजिए एक लेबर को किसी काम के लिए 100 रुपए देती है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो 50 रुपए देता था, ठप्पा 100 रुपए पे लगाता था। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन होता नहीं था क्योंकि वो कैश ही वितरण हो सकता है उन स्कीमों का। उसके बाद आप देख ले जो राशन वितरण होता था उसमें बेईमानी होती थी। तो गवर्नमेंट ने जो है ना ये जैम ट्रिनिटी बना के, यानी जनधन जो योजना लाए, फिर आधार और मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी से इन्होंने काफी हद तक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो लीकेजेस हुआ करते थे सिस्टम में उसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेक किया, जिससे कि ये इनकम इक्वलिटी बढ़ी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो डिपेंड ही करता है इन चीजों के ऊपर। अगर आप बीच के से ये जो ये होते थे बिचौलिए जो बेईमानी करते थे उनको अगर आप हटा दें तो जबरदस्त उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वो भारत सरकार ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो मैं तो अकेले जनधन के लिए कितने लोगों का बैंक अकाउंट खोलना, वो भी जीरो बैलेंस पे, बहुत बड़ी एक समझ लीजिए, अगर औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद का कोई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है तो वो फाइनेंशियल रिवोल्यूशन है, जिसमें कि गरीब लोगों को आपने बैंक तक पहुंचा दिया या बैंक को गरीब लोगों तक पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी एक जाइंटिक, जिसे समझ लीजिए कि एक्सरसाइज थी जो भारत ने किया। और टेक्नोलॉजी यानी कि आधार का और मोबाइल का यूज करके उन्होंने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत ही जबरदस्त वो किया है, आप समझ लीजिए उपयोग, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक आधार में सिर्फ 142 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, जो कि आधार के से आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसने 3.48 लाख करोड़ रुपए अभी तक सरकार के बताए बचा चुका है। उसी तरीके से अगर आप हेल्थ केयर में देखें, आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसने अभी तक 41 करोड़ हेल्थ कार्ड दिए हैं। आपको पता है कि यदि कोई घर में बीमार हो जाए और यदि उसकी जो है सेविंग्स या घर के कमाने वाला व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी कमाई सब कुछ रुक जाती है। तो अगर आपको एक इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जहाँ पे कि आपको पता है कि आपके घर की जमा पूंजी नहीं लूटेगी या आपको जमीन बेच के अपना इलाज नहीं कराना है, तो ऐसे में आपका बहुत बहुत सहायता हो जाता है। तो आयुष्मान भारत स्कीम ने जितने 5 लाख रुपए तक किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी अच्छे अस्पताल में जो कि एफिलिएटेड है आयुष्मान भारत के साथ, वो आपको हेल्प करता है। अब 41 करोड़ हेल्थ कार्ड आप बांट चुके हो, आप सोचे 41 करोड़, विच इज अ ह्यूज थिंग, जो कि 5 लाख रुपए तक का आपको
फायदा देता है। उसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम की स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें वो छोटे लोगों को माइक्रो फाइनेंस करते हैं, 1 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे दिए छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए। तो ये सबसे जब आप इनकम से जुड़ जाते हो, इकोनॉमी से जुड़ जाते हो, तो इनकम इक्वलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दो विशेषता जो है मैं जिसको देखता हूं, उसमें से एक है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, जिसमें वो पॉलिसीज को बनाते हैं। वो चूंकि खुद गरीबी में रह के आए हैं, वो स्वयं उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है, तो उसके आधार पे उनको पता होता है कि लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं। उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो फिर इस तरीके की उपयोगी पॉलिसीज वो उसका निर्माण कर पाते हैं, उसका गठन कर पाते हैं। और फिर इम्प्लीमेंटेशन में तो द मैन इज अनब्लेमिश्ड। उनको पता है कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा सरकारी कर्मचारियों का वो है, उसे कैसे बिल्कुल, लेकिन सर हर गवर्नमेंट को जाहिर है कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई चैलेंज उनके लिए है ही नहीं। तो भारत में अक्सर हम देखते हैं कि किसान बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। उसकी क्या वजह है? बार बार जो ये किसान आपके यहाँ निकल आते हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, या क्यों? हम क्योंकि हमारे टीवी पे भी बहुत दिखाते हैं, ये देखें जी। तो वो हमें तो उस तरह की न्यूज चाहिए होती है ना। तो क्या वजह है कि मोदी जी की सरकार जो है वो किसानों को जो है वो नहीं संभाल पा रही? देखिए, कुछ तो राजनीति होती है, तो मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। तो एक राजनीति भी रहता है, किसान एक सामाजिक मुद्दा भी है, किसान एक भावनात्मक मुद्दा भी है। लोग जुड़ जाते हैं, अरे ये, और हमारे यहाँ फिर किसान वर्ड के साथ ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, अन्नदाता और ये और वो, जिससे कि लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। बट हाँ ठीक है, अब 142 करोड़ लोग हैं, डेमोक्रेसी है, इतना आसान होता नहीं है। बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जो मंडियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पे है। एपीएमसी जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। तो अब होता है कि अब किसान ने, मान लीजिए उसकी वो छोटा काश्तकार है, छोटी जमीनें हैं, उसके पास 2 एकड़ है, 10 एकड़, ऐसे करके अब उसने अपना एक चावल बोया है, अब उसको वो बेचना चाहता है। तो उसकी प्राइसेस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, इसको हमारे यहाँ एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो चूंकि जो आड़ती होते हैं, जो मिडिल मैन होता है किसान के बीच में, और जो फिर वो सामान जब मेन मार्केट में जाता है, उसके बीच में एक आड़ती होता है। आड़ती जो है वो किसान से सामान खरीदता है, और फिर वो जाकर के जिसको भी बेचना होता है वो मार्केट में बेचता है। तो यही वो बात है कि अब आड़ती जो है वो आपको, अब किसान है वो कहाँ शहर में अपना सामान लेके दौड़ता फिरेगा। तो मान लीजिए कि वो एक मंडी होती है, सबको पता है यूपी के किसान को कि भाई ये मंडी है, इस मंडी में जाके हमको अपना सामान बेच देना है। तो वो मंडी में जाएगा, उस मंडी में फिर उसके रेट कितने होंगे, कितना उसके साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, उसको मार्केट में क्या डिमांड है इसकी पता नहीं है। तो उसके बाद आड़ती जो होते हैं वो गांव के और गांव खेड़े के होते हैं, तो वो लोग उनकी मदद करते हैं फाइनेंशियली, उनकी सहायता वो करते हैं, और भी तरीके से कोई भी जरूरत होती है तो वो आड़ती उनके घर पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके के सोशल स्ट्रक्चर है जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ इतना ज्यादा इंट्रिकेटली मिक्स्ड है कि उनको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 एक्ट पास किए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें कि रिफॉर्म्स इन द मार्केट जो था एपीएमसी जिसको कहते हैं, उसमें रिफॉर्म की बातचीत की गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ स्वामीनाथन जी की एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने भी ये देखा था कि ये जो किसान हमारे हैं जो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें फाइनेंसेस का कितना हाथ है। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसान के ऊपर लोन इतना हो गया था कि वो लोन को पे ना कर पाने के कारण उसने जो है आत्महत्या कर ली। मगर सारी आत्महत्या लोन ना पे कर कारण नहीं होती है। बहुत, अगर मान लीजिए मैं ही किसान हूँ, मेरा कुछ और भी रीजन से मैं आत्महत्या कर लिया, तो भी उसको जोड़ दिया जाता है कई बार उसमें। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि किसानों की जो स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और भी अच्छी उनके लिए आर्थिक पॉलिसी ला सकती है। लेकिन ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा रहता है हमेशा। तो ये हमेशा ही रहेगा। इसको आप डेमोक्रेसी में, ये एक मुद्दा है, ये टूल है जिसको आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक सिस्टम बन गया है। 70 साल में लोग सरकार की ओर देखते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार हमसे सामान खरीदे, सरकार हमको एक मिनिमम फिक्स प्राइस दे दे। तो वो जब सरकार बीच में से हटना चाहती है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बीच में आ जाती हैं।
वो कहती हैं कि नहीं, अगर सरकार हट जाएगी और डायरेक्ट जो है, मान लीजिए KFC को आलू चाहिए, तो KFC वाला जाकर के सीधा किसान से बोल रहा है आपके इलाके में कि भाई मुझे 200 कुंटल आलू चाहिए, इस रेट पे देंगे, इस कैटेगरी का आलू हमें तुम प्रोड्यूस करके दो। तो लोग आ जाते हैं कि नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है, आप सरकार ही रहे, सरकार को वो गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं ना, KFC के साथ तो पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। तो वो चाहते नहीं कि गवर्नमेंट सिस्टम से हटे, तो उसकी वजह से ये सब फिर पॉलिटिक्स होती है कि गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा ये होता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हर तरीके के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे नहीं मिलता आपको, वो कुछ एक लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, चूंकि ये सब सीरियल्स है, ये सब एक तरीके से स्टेपल डाइट है, तो गवर्नमेंट इन पे सपोर्ट प्राइस देती है। तो फिर किसानों को भी ये रहता है कि चलो हमने 2 लाख रुपए लगाया, तो गवर्नमेंट इसको 3 लाख रुपए या जो भी उनका प्रॉफिट होता होगा वो लेकर के गवर्नमेंट से मिल जाएगा हमको। तो वो फिर क्या कहते हैं कि वो भी इस तरीके के क्रॉप्स को ज्यादा उगाना चाहते हैं, दूसरे जो कैश क्रॉप्स है, फल सब्जी फूल, इसके ऊपर वो नहीं जाना चाहते हैं। तो ये एक तरीके का मतलब एक तरीके का सोशल प्लस पॉलिटिकल क्या कह लीजिए क्वागमायर है, इतना आसानी से ये निकलेगा नहीं, मगर ये कि हाँ, धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसा ही, जाहिर है कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको अब ये नहीं कह सकते कि वो 100% सारे प्रॉब्लम्स को या सारे इश्यूज को हल कर लेती है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहती हैं हर गवर्नमेंट में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प की क्यों ना हो, जिसमें कि उनको चैलेंज फेस करने होते हैं। आरजू जी, गवर्नमेंट अगर हल करने जाएगी, लोग हल नहीं करने देंगे। क्यों? हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अपेरेंटली हल कर लिया था 3 लेजिस्लेटिव एक्शंस लेकर के, किसान बिल ला करके, किसान एक्ट ला करके। लोगों ने कहा कैसे, नहीं नहीं इसको पीछे करो, पीछे करो। गवर्नमेंट को अपना एक्ट जो है रिपील करना पड़ा भाई। ये आई गेस वन ऑफ द रेयर इंस्टांसेस इन द फ्री इंडिया की गवर्नमेंट के पार्लियामेंट द्वारा पास बिल को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन से पहले रिपील कर लिया। यहाँ पे जुडिशरी का भी रोल था। अब मैं चूंकि जुडिशरी के बारे में कम ही बोलूंगा, मगर जुडिशरी ने भी उस पर कोई जजमेंट ही नहीं दिया। अगर वो टाइम बाउंड तरीके से जजमेंट आ जाता कि उस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या थी, तो इतना ज्यादा गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना पड़ता। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट सॉल्व कर ले तो पॉलिटिकल पार्टी उसको देखे। डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली लोगों का विल चलता है, और गवर्नमेंट जो है, चूंकि ये गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो होती हैं ये वीक होती हैं, ये उस तरीके की स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं होती है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट होती है। जैसे आप देख लें, किसानों के मुद्दे पे जब किसान ने यूपी में सिंघू बॉर्डर को घेर लिया, वो 2 साल तक बैठे रहे, गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि फोर्स का यूज करके हटा दे। लेकिन और कनाडा से स्टेटमेंट आते थे जस्टिन ट्रूडो के कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसान ये वो अनशंट जो है वो बोला करते थे, क्योंकि वहां पे उनका खालिस्तान से एक चंक है बहुत बड़ा वोटिंग बैंक का। लेकिन जब यही चीज कनाडा के ट्रक ड्राइवरों ने करी, उन्होंने कहा हम कोविड का वैक्सीन नहीं लेंगे, और उन्होंने कनाडा अमेरिका, कर्म तो होता है, लॉ ऑफ कर्मा इसी को कहते हैं, उन्होंने कनाडा अमेरिका जो हाईवे था उसको बंद कर दिया, सारे ट्रक लगा दिए वहां पे। और वही जो यहाँ हुआ था उसी तरीके का जिसे कह लीजिए धरना प्रदर्शन कनाडा में भी हुआ। कनाडा ने क्या किया, इमरजेंसी इन्वोक करके सारे के सारे ट्रक ड्राइवर्स का लाइसेंस बैन कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंट्स उनके, बैंक अकाउंट्स उनके सीज कर लिए। इतना इमरजेंसी इन्वोक कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या वो थी, हाथ पैर सूज गए इनके। लाल किले पे दंगा हुआ, लोगों ने लाल किले पे से तिरंगा हटा करके और वो वहां पे जा करके खंडा साहिब का वो चढ़ाने की कोशिश की, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो वेस्टर्न अप्रूवल लेने के चक्कर में हमारी गवर्नमेंट्स वीक रहती हैं, मगर वेस्ट में तो वो ऐसा नहीं अलाउ, उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग रहती हैं, गवर्नमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग। अमेरिका में आप देख लीजिए, ये जो इमिग्रेंट को निकालना चाहते हैं, जब भी ट्रम्प साहब भेजा उन्होंने वो सेंट्रल गार्ड को, जो भी उनके सेंट्रल गार्ड रिपब्लिकन गार्ड को भेजा उन्होंने कहा टांगे तोड़ो, जो भी विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों के इमिग्रेशन को या इनको इनके जो इनको हम वो कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने अपने आर्मी भेजी और जो भी उनके रिपब्लिकन गार्ड थे भेजे, और उन्होंने फोर्स का यूज किया। तो ये भी एक है कि आप सॉल्व करना चाहेंगी तो डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ पे है उसको सॉल्व ही नहीं करने देंगे, वो दुष्प्रचार फैला देंगे भाई कि आपके साथ गलत हो रहा है। इतना आसान नहीं है जी।
बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर ये एक ऐसा इश्यू है जो हम हर कुछ टाइम के बाद देखते हैं, और क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और टीवी चैनल्स की खास नजर रहती है, तो बार बार वो इस चीज को दिखाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम इसके मतलब जो बात हम कर रहे थे उसके साथ जरा हम इस इशू को भी जो किसानों का है उसको भी डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।